स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन से जो आपका 10वां चैप्टर है खेलों में प्रशिक्षण। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने है। अगर आपकी कोई भी समस्या हो तो आप आके मुझे बता सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप हमारा ज्वाइन करना चाहते हो तो क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप सर्च मार के आप ज्वाइन हो सकते हो। और नोट्स के लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहां पे आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शक्ति। शक्ति स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं। तो स्ट्रेंथ हमारी वो योग्यता होती है जिससे हम किसी भी प्रतिरोध के विरुद्ध उसका सामना करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी हम अपना कोई जोर लगाते हैं, ठीक है, वो सब हमारी शक्ति है। शक्ति के प्रकार होते हैं, एक गतिशील शक्ति होती है और एक स्थिर शक्ति होती है। ठीक है, गतिशील शक्ति के अंदर एक तो अधिकतम शक्ति, विस्फोटक शक्ति, शक्ति सहन क्षमता, ये दो तीन इसके प्रकार होते हैं। तो हम सारे ही समझेंगे। तो पहले तो है अधिकतम शक्ति। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा अवरोध के विरुद्ध जो भी हम कार्य करते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा अवरोध है, ठीक है, तो वो आपकी अधिकतम शक्ति का यूज होगा वहां पे। वहीं विस्फोटक शक्ति की बात करें, अगर आपको तेजी से, ठीक है, कोई अपनी पावर का इस्तेमाल करना है तो वो अवरोध के विरुद्ध अगर आप तेजी से कोई काम कर रहे हो तो वो विस्फोटक शक्ति होगी। जैसा विस्फोट होता है ना तेजी से एकदम, वैसे। फिर है शक्ति सहनशीलता। आप थक चुके हो लेकिन फिर भी आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, थकावट की स्थिति में भी आप कार्य कर रहे हो तो वो सब हो जाएगा। अब है कि हम शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, दो तीन तरीके होते हैं, एक्सरसाइज होती हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। पहली है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, दूसरी है आइसोटोनिक व्यायाम, तीसरी है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन इन सभी को। तो पहले है आइसोमेट्रिक व्यायाम। ये ऐसे व्यायाम होते हैं या ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिनको अगर हम करें तो हमारी मांसपेशियों की लंबाई में कोई बदलाव नहीं आता। ठीक है, मतलब ये हमें फायदा तो देते हैं, जैसे कि चोट लग गई हो तो उसकी रिकवरी के लिए हम थोड़े बहुत ये व्यायाम कर सकते हैं। जिम्नास्टिक में ये व्यायाम किए जा सकते हैं, जैसे कि बाहर उठाना हल्का हल्का, जिम्नास्टिक और ये सब। ठीक है, फिर दूसरा है आइसोटोनिक व्यायाम। आइसोटोनिक एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती है, ये पहले वाले से बस उसका उल्टा समझ लो। ठीक है, कि यहाँ पे मांसपेशियों की लंबाई बढ़ते और घटते हुए आपको साफ दिखाई देगी, यानी कि परिवर्तन होता है। और इसको करने के लिए आप बिना किसी उपकरण के, बिना किसी इक्विपमेंट के भी कर सकते हो, जैसे कि रनिंग करना। समझ में आ रहा है आपको? रनिंग करना और ये सब इसके अंदर आ जाएगा। तो रनिंग करने के लिए कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं चाहिए होता है। और रनिंग जब आप करते हो तो आपने कभी गौर किया हो तो आपकी मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती और घटती हुई साफ नजर आती है। ठीक है, इस तरीके से ये मांसपेशियों में साफ नजर आता है कि जब हम भागते हैं। फिर है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। आइसोकाइनेटिक व्यायाम ऐसे व्यायाम होते हैं, ऐसी एक्सरसाइज जिनको करने के लिए हमें मशीन चाहिए होती है, मशीनें होती हैं, जैसे जिम के अंदर होती हैं। ठीक है, इनको करने से हमारी विस्फोटक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, और इनको करने से हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। जैसे कि आप देखो कि अलग अलग प्रकार के इक्विपमेंट्स होते हैं जिम के अंदर, अलग अलग मशीनें होती हैं जो कि हमारी पावर बढ़ाती है। अगला टॉपिक है गति। यहां से प्रश्न आ सकता है। पहले तो गति क्या है आपको पता होना चाहिए। गति यानी कि स्पीड जो आपकी होती है, जल्द से जल्द आप जो भी किसी काम को करते हो। गति के अलग अलग प्रकार होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। गति को आप कैसे बढ़ा सकते हो इसकी विधियां भी मैं आपको बताऊंगा अभी अंदर। तो पहले बात करें गति के प्रकार। तो पहली है प्रतिक्रिया गति योग्यता। ये है किसी संकेत के विरुद्ध, कोई भी अगर आपको संकेत मिलता है तो जल्द से जल्द अगर आप रिएक्शन करते हो, अपना काम करते हो, तो वो प्रतिक्रिया गति योग्यता है। फिर है त्वरण गति योग्यता। अपने अधिकतम गति की स्थिति जल्द से जल्द प्राप्त कर लेना। ठीक है, जितना फास्ट से फास्ट आप काम कर सकते हो। लोको मोटर गति योग्यता, यानी कि अधिकतम गति की स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता, कितने लंबे समय तक आप अपनी अधिकतम गति से काम कर सकते हो। मूवमेंट गति योग्यता, किसी एक क्रिया को जल्द से जल्द करने की योग्यता होती है ये। गति सहनशीलता, यानी कि थकावट की स्थिति में भी अगर आप जल्द से जल्द काम कर रहे हो तो ये हो जाएगा। अब गति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक तो त्वरण दौड़ें होती हैं और एक पेस दौड़ होती है। ये इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि त्वरण दौड़ और पेस दौड़ों का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। तो अब हम देखते हैं कि कैसे गति को, अपनी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। तो पहले तो त्वरण दौड़ें होती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये ऐसी दौड़ होती है जिसको हम करते हैं अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, मैक्सिमम स्पीड बढ़ाने के लिए। तो ये दौड़ 50 मीटर तक बहुत तेज स्पीड में लगाई जाती है। ये दौड़ को लगाने के लिए वार्म अप करना जरूरी होता है, वरना आप चोटिल हो सकते हैं। ये दौड़ को लगाने के बीच 5 मिनट तक का रेस्ट भी जरूरी होता है। फिर दूसरा है पेस दौड़ें।
ये दौड़ क्या होता है, किसी दूरी को एक ही चाल या एक ही स्पीड से दौड़ना होता है। यानी कि आप अगर जॉगिंग करते हुए जा रहे हो तो वो जॉगिंग ही करते रहोगे, बीच में स्पीड नहीं अपनी कम ज्यादा करोगे भागने की। और इसमें 800 मीटर तक की दौड़ें भी शामिल होती है, लंबी लंबी। और इसको करने से क्या होता है कि ऐसी दौड़ों में तेजी से दौड़ने से ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तो फिर आप लंबी रेस कैसे दौड़ पाओगे भाई। इसलिए इसमें धीरे 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 ही स्पीड बढ़ाई जाती है, ज्यादा तेज नहीं बढ़ा मतलब भागा जाता। फिर अगला टॉपिक है हमारा लचक। लचक क्या है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, हमारे शरीर के जोड़ों की गतियों का विस्तार। हम अपने शरीर को किस तरीके से लचक फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल करते हैं। लचक दो प्रकार की होती है, आक्रिय लचक और साक्रिय लचक। ठीक है, यानी कि जो हमारी अक्रिय लचक होती है इनएक्टिव, और दूसरी है एक्टिव लचक। तो अक्रिय लचक क्या होती है, जब हम किसी बाहरी सहायता से अधिक दूरी तक जोड़ों द्वारा गति को करते हैं, यानी कि किसी दूसरे की सहायता से। मान लो आप जिम में डंबल उठा रहे हो, वेट उठा रहे हो, आप किसी अपने सहयोगी की सहायता लेके उसको उठा रहे हो, तो वो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो खुद की नहीं है, वो दूसरे के मदद से आ रही है। वहीं सक्रिय लचक का मतलब होता है बिना किसी की हेल्प के अगर आप खुद अपना फ्लेक्सिबल काम करते हो, जैसे कि खुद से आप स्ट्रेचिंग करते हो, व्यायाम करते हो, वो सब क्या है, सक्रिय लचक है। स्थिर लचक क्या होता है भाई, इस लचक की आवश्यकता स्थिर अवस्था में होती है, जैसे कि बैठना, बैठे रहना। ठीक है, और जैसे मुद्रा में बैठते हैं। वहीं गतिशील लचक का मतलब है कि भागते समय, दौड़ते समय आपकी लचक कितनी है बॉडी के अंदर। लचक को कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक तो बालिस्टिक विधि द्वारा, स्थिर खिंचाव विधि द्वारा, गतिशील खिंचाव विधि द्वारा, और पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि द्वारा। तो आइए देखते हैं क्या है। बालिस्टिक विधि के अंदर क्या होता है कि भाई इस विधि में सभी एक्सरसाइज और खिंचाव वाले व्यायाम घुमाकर किए जाते हैं। इन एक्सरसाइज को करने से पहले वार्म अप जरूर करवाया जाता है ताकि चोट ना लगे। ठीक है, स्थिर खिंचाव विधि, इसमें क्या होता है, शरीर को धीरे धीरे खिंचाव अवस्था से लाकर कुछ देर तक रोके रखना होता है, यानी कि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी होती है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं हम लगातार, ठीक है, झुकाव बढ़ाते हैं अपना, तो स्ट्रेचिंग होती है। गतिशील खिंचाव विधि, इसमें क्या है, इस विधि में हाथों और पैरों को इस प्रकार घुमाया जाता है कि जोड़ों में धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा खिंचाव हो, यानी कि धीरे 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 आपकी आप बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी को ला सको, और धीरे धीरे ये स्टार्ट होता है। पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि, ये क्या है, बड़े बड़े खिलाड़ियों द्वारा लचक को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस विधि में खिंचाव से पहले मांसपेशियों का संकुचन किया जाता है, 8 से 10 सेकंड तक खिंचाव दिया जाता है, स्ट्रेचिंग की जाती है इसके अंदर भी। ठीक है, अब अगला टॉपिक है सहन क्षमता। सहन क्षमता के प्रकार। तो देखो सहन क्षमता क्या है, एक तो आपको पता होना चाहिए कि लंबे समय तक आप किसी काम को कितना कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि आधारभूत सहन क्षमता। ये व्यक्ति की वो योग्यता होती है जिसमें बहुत सारी शारीरिक मांसपेशियों के द्वारा धीमी गति से लंबे समय तक हलचल कर सकता है, जैसे कि दौड़ना, चलना, तैरना, ये सब में आप कितनी देर तक इसको कर सकते हो। सामान्य सहन क्षमता, ये वो योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति थकान की स्थिति में भी हलचल करता रहे, यानी कि आप थक चुके हो पर फिर भी आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, जैसे कि एरोबिक और जो है मतलब एनारोबिक गतिविधियां, एक्टिविटीज जो होती हैं। विशिष्ट सहन क्षमता, ये वो योग्यता है, विशिष्ट खेलों में अलग अलग रूप में इसका जो है उपयोग किया जाता है, जैसे कि मुक्केबाजी, कुश्ती, और इस मतलब जिसमें दम ज्यादा लगता हो। ठीक है, आप अपनी शक्ति को बचा के रखते हैं, सहन क्षमता के साथ लड़ते रहते हैं। अब है क्रिया के समय के आधार पर सहन क्षमता, ये भी अलग अलग प्रकार होते हैं सहन क्षमता के। पहली है गति सहन क्षमता। ये वो योग्यता होती है जिसमें व्यक्ति थकान के बावजूद भी गति को 45 सेकंड तक तेजी से कर सकता है, जैसे कि 100 मीटर की स्प्रिंट लगाना, जल्दी से दौड़ लगाना। फिर है लघु अवधि सहन क्षमता। ये योग्यता 45 सेकंड 2 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां, जैसे कि 800 मीटर की दौड़, इसमें देखी जाती है। फिर है मध्यम अवधि सहन क्षमता। इस योग्यता में 2 मिनट से 11 मिनट तक चलने वाली गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि 1500 मीटर दौड़। फिर है दीर्घ अवधि सहन क्षमता। धीरे 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 टाइम बढ़ता जाता है, समझ में आ रहा है कि मतलब 11 मिनट से भी ज्यादा तक जो आप एक्टिविटीज करते हो लगातार, जैसे कि 5 मीटर क्रॉस कंट्री, मैराथन। तो देख रहे हो आप, जैसे टाइम बढ़ेगा दौड़ों का मीटर भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फिर है सहन क्षमता को आप कैसे बढ़ा सकते हो। एक तो है निरंतर ट्रेनिंग द्वारा, प्रशिक्षण द्वारा, फिर है अंतराल प्रशिक्षण द्वारा। मैं आपको दोनों ही बताता हूं। तो निरंतर प्रशिक्षण विधि में क्या होता है, व्यायाम को बिना रुके आपको लंबे समय तक करना होता है, रेगुलर, निरंतर। ठीक है, इस विधि में लगभग 30 मिनट तक एक्सरसाइज करवाई जाती है। इससे आपका जो हृदय है वो कार्य कुशलता में उसकी वृद्धि होती है, दिल सही से काम करता है। सहन क्षमता को बढ़ाने की सबसे बढ़िया विधि है। उसके बाद है अंतराल प्रशिक्षण विधि। इसमें रुक रुक कर थोड़ा रेस्ट ले लेकर फिर एक्सरसाइज की जाती है, और जैसे कि फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में ये बहुत अच्छा खासा आपको रिजल्ट देती है, और इस विधि से श्वसन तंत्र को भी लाभ मिलता है। ठीक है,
अब फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि से आप क्या समझते हो, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताओ। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है बहुत बारी। फोर्टलेक प्रशिक्षण विधि भी एक फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने की एक विधि है। इस विधि में लगातार प्रशिक्षण विधि तथा अंतराल प्रशिक्षण विधि का मिश्रण होता है, दोनों का मिक्सअप होता है। इस विधि में खिलाड़ी अपने आसपास की जगहों को देखते हुए दौड़ता है। कच्ची सड़क है तो थोड़ा धीरे हो जाएगा, पक्की सड़क है तेज दौड़ेगा, पहाड़ है, कीचड़ है, हर जगह से वो जाता है। इसी को गति खेल भी कहा जाता है, ठीक है। और इस विधि में खिलाड़ी आसपास की परिस्थितियां जैसी होंगी वैसे ही अपनी स्पीड में बदलाव करता है। और इस विधि में रिकवरी के लिए खिलाड़ी तेज दौड़ने के बाद धीरे धीरे पैदल चलता है, जैसे कि सांस फूल जाए तो फिर वो धीरे धीरे ही दौड़ सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा। विभिन्न प्रकार की तालमेल संबंधी योग्यताओं का वर्णन करो। अलग अलग तालमेल संबंधी योग्यताएं कौन कौन सी होती हैं? तो जो भी हमारी ऐसी एबिलिटीज होती हैं जिनसे हम अपनी अलग अलग गति क्रियाएं अच्छे से कर पाते हैं, प्रभावशाली तरीके से अपने काम को कर पाते हैं, तो वो सब हमें देखना है। पहला है हमारा कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी का मतलब होता है खिलाड़ी के शारीरिक अंगों की क्रियाओं को करने की योग्यता। हाथों और आपकी आंखों का तालमेल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप क्रिकेट खेलते हो तो ऐसा ना हो कि आपका बैट कहीं है और आंखें कहीं है, ठीक है। पाँव और आंखों का और जो मतलब तालमेल, आंखें और पैर आपके किस तरीके से चल रहे हैं, बॉल की तरफ है या नहीं है। ओरिएंटेशन एबिलिटी, ये योग्यता मनुष्य में समय तथा स्थान की स्थिति के अनुसार स्वयं को अनुकूल बनाने की योग्यता है। जैसा समय हो उस तरीके से अपने आप को परफेक्ट बना लो, जैसा स्थान हो वैसा अपने आप को ढाल लो। रिएक्शन एबिलिटी, किसी खिलाड़ी द्वारा खेल के दौरान विभिन्न संकेतों के प्रति तत्काल जब आप अपनी रिएक्शन देते हो, कि मान लो कि भाई आपको बोल दिया कि मतलब चलो गो, ठीक है, आप किसी रेस में हो तो आप कितने जल्दी आपने उसका रिएक्शन किया और आप भागे, वो भी एक एबिलिटी होती है, ठीक है। बैलेंस एबिलिटी, खेल के दौरान आप अपनी जो भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हो, आप अपने बैलेंस कैसे बनाते हो शरीर का, ठीक है, और किस तरीके से ये सब होता है। ये जिम्नास्टिक में ज्यादा देखा जाता है, योगा में देखा जाता है। रिदम एबिलिटी, खेल को खेलते समय या खेल के दौरान आप एक्टिविटीज को कितने लय से करते हो, लयात्मक रूप से कितना अच्छे से करते हो, ये रिदम एबिलिटी है। अडेप्शन एबिलिटी, यानी कि खेलों के दौरान होने वाले पूर्व निर्धारित परिवर्तनों के कारण अपनी गतियों के प्रभावशाली समायोजन की योग्यता। आप किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट करते हो, कि कुछ ऐसे परिवर्तन अगर हो जाएं खेल के दौरान तो आप अपने किस तरीके से अपने आप में बदलाव लाओगे, ठीक है। फिर है डिफरेंशियल एबिलिटी, खेलों के दौरान उच्च दर्जे की सटीकता तथा शरीर की अलग अलग गतियों की मितव्ययता की योग्यता, यानी कि आप बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से खेलों में अपना हाई क्लास प्रदर्शन दे रहे हो, तो वो भी एक एबिलिटी होती है भाई, ठीक है। इस तरीके से ये वीडियो खत्म होती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप।